वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इट इज अ यूनिट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन हायर क्लासेस व्हेन यू विल गो इन क्लास 9th and 10th यू विल गेट टू नो अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन अभी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, कुछ शेप्स के बारे में पता लगाना है। ठीक है, उसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है एक पॉइंट। What is a point? Yes, आप जानते हो एक पॉइंट क्या होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक डॉट, एक सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस डॉट को ही तो बोलते हैं ना हम एक पॉइंट। तो हम किसी पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता लगाते हैं। अ पॉइंट इज वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसका एप्लीकेशन, पॉइंट का एप्लीकेशन कहाँ होता है, मतलब इसका यूज कहाँ होता है। आप सभी ने गूगल मैप यूज किया होगा। जब कभी भी आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो आपको किसी अगर पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन नहीं पता है तो गूगल मैप पर वो एड्रेस डालकर उसको स्टार्ट कर देते हो। तो गूगल मैप आपको क्या करता है, एक रेड कलर का ऐसे ब्लिंक होता है लोकेशन बताने के लिए। एक ऐसा पॉइंटर होता है आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देता है। वो रेड कलर ये बताता है कि हाँ जहां आपको जाना है वो प्लेस यहाँ पर है, और फिर वो आपको पाथ बताता है कि आप ऐसे ऐसे टर्न लेकर जा सकते हो। तो ये भी तो एक पॉइंट का काम करता है। तो एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब करता है किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन। क्या होता है, क्या इस पॉइंट में कोई लेंथ है, कोई विड्थ है, कोई हाइट है? नहीं। तो यही इसकी डेफिनेशन है। नंबर 1, it is used to represent the location of any object। किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। नंबर 2, क्या सेकंड पॉइंट होगा, इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट। So only 2 points you have to remember regarding a point. Second definition is a line. What do you understand by a line? In space or you can say in a two directional plane। जब किसी प्लेन में बहुत सारे इनफाइनाइटली पॉइंट्स होते हैं, उन सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स में से उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक लाइन बनती हुई दिखाई देती है। मैं दोबारा समझा देता हूं। प्लेन, आपको नहीं पता होगा व्हाट इज अ प्लेन। सपोज वी हैव 2 डायमेंशनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। इस प्लेन के अंदर हमने बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ले लिए, बहुत सारे पॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स में से उन पॉइंट्स का कलेक्शन, अगर हम इनमें इस स्पेस में जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनमें कुछ कलेक्शन ले लें, पॉइंट्स का कलेक्शन। अब वो कलेक्शन इस हिसाब से लें कि हमें एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखाई दे, ऐसा लगे कि ये सारे पॉइंट तो एक ही सीध में है, एक ही लाइन में है, ऐसे। तो क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक ही लाइन बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच सीम्स टू मेक अ लाइन। ऐसे पॉइंट्स जो हमें लाइन बनाते हुए प्रतीत हों, लाइन बनाते हुए दिखाई दें। अब इस लाइन के जो दोनों पॉइंट्स हैं, अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट, वहाँ पर हमने एरो बना दिया है। एक एरो लगाया है अपर पॉइंट पर, इसका मतलब है कि हम उसको अपर साइड में इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। एक एरो हमने लोअर साइड लगाया है, इसका मतलब ये है कि हम इसको लोअर एंड पर भी इन्फिनिटी लेंथ तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो एरो है, एरो का मतलब ये है कि ये लाइन की जो लेंथ है ये फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसके दोनों एंड पॉइंट्स को
स्ट्रेच कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और वो भी इनफाइनाइट लेंथ तक। तो हमने स्पेस में ड्रॉ करके देख लिया कि लाइन कैसे बनती है। एक लाइन जो हमें बनती हुई दिखाई देती है वो एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होता है, जिसको हम लोअर एंड और अपर एंड दोनों ही एंड पर इनफाइनाइट लेंथ तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों फिर इस प्रकार आप लाइन की जो डेफिनेशन बनती हैं वो कैसे बना पाओगे लाइन की डेफिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। लाइन के लिए हमने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होते। अब एंड पॉइंट से आप क्या समझते हो? एंड पॉइंट बच्चों वो पॉइंट होता है जो फिक्स पॉइंट होता है, और जिस फिक्स पॉइंट को फिर हम वहाँ से उसकी जगह से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या किया है, ये जो हमने डायग्राम में लाइन ड्रॉ की है इसके दोनों पॉइंट कैसे हैं, मूवेबल पॉइंट है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एंड पॉइंट नहीं है। और क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट नहीं होते तो हम कह सकते हैं कि इसकी लेंथ भी जो है फाइनाइट नहीं होती। सो इट हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। तो लाइन के रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 1 हम डिफाइन कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि इसके 2 मूवेबल पॉइंट होते हैं। दोनों एंड पर हम इस पॉइंट को इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, और क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसलिए इसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स नहीं होती। तो इट हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। अब पॉइंट नंबर 3 इट इज़ अ रे। अब हम पढ़ने वाले हैं रे का ये होता है बच्चों डायग्राम, जो एक एंड पर तो एरो होता है और दूसरे एंड पर फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया है, फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जो मूव नहीं करता, जिसको हम उसकी जगह से हिला नहीं सकते, और जिस पॉइंट को हम उसकी जगह से हिला नहीं सकते उसी पॉइंट को हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं। तो एक तरह से एंड पॉइंट ही आपका फिक्स पॉइंट होता है। अब क्योंकि रे में एक पॉइंट होता है फिक्स और एक होता है मूवेबल, क्योंकि रे में एक एंड पर होता है पॉइंट फिक्स पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर होता है एरो। तो इससे आप क्या रिज़ल्ट बना सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस रे की लेंथ वो भी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड एरो दिखाई दे रहा है आपको, और उस एरो के डायरेक्शन में हम इस रे को इनफाइनाइट लेंथ तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब टाइम है रे की डेफिनेशन लिखने का। रे को हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया है, और अब इसका डेफिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा इट हैज़ 1 एंड पॉइंट। देखो इसका 1 एंड पॉइंट होता है। जैसे जैसा हमने डायग्राम ड्रॉ किया है वैसे ही वैसा हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इट हैज़ 1 एंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या होता है, इट हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। उसकी लेंथ कैसी होगी, इनफाइनाइट लेंथ होगी। इनफाइनाइट लेंथ होने का रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि एक पॉइंट मूवेबल पॉइंट है। तो बच्चों अभी तक हम पॉइंट, लाइन और रे इन 3 डेफिनेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट बच्चों, लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है। देखो अब हाँ, एक चीज़ रह गई थी, लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लाइन ए बी है तो ए पर भी एरो होगा, बी पर भी एरो होगा, क्योंकि वो लाइन है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, और उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे और दोनों साइड एरो भी लगा देंगे। ए वो पॉइंट है जहाँ से वो लाइन स्टार्ट हुई है, बी पॉइंट वो है एंड पॉइंट जहाँ पे वो ख़त्म हुई है। अब रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे को भी ऐसे ही लिखेंगे, ए इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज़ द एंड पॉइंट, ए भी लिखेंगे, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस। और क्योंकि बी पॉइंट पर एरो है तो बी की साइड जो ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर एरो आ जाएगा, ए के ऊपर आएगा डॉट। अब आता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का डायग्राम देखिए, एक लाइन हमने ड्रॉ की ए बी, ना तो ए पॉइंट पर एरो लगाया ना बी पॉइंट पर एरो लगाया। अब जब ए पॉइंट पर भी एरो नहीं लगाया, बी पॉइंट पर भी एरो नहीं लगाया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है दोनों पॉइंट कैसे हैं, एंड पॉइंट।
और जब दोनों पॉइंट एंड पॉइंट हैं तो फिक्स पॉइंट, तो इसकी लेंथ भी फिक्स होती है। चलिए अब लाइन सेगमेंट स्टार्ट होती है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है। वो कैसे? अगर मैं कह रहा हूँ कि लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का ही एक हिस्सा होता है, तो देखो कैसे। जैसे ये लाइन है ए बी, अगर मैं इसका ए पॉइंट, जो ए पॉइंट पर एरो है और बी पॉइंट पर भी एरो है, अगर मैं ए पॉइंट पर एरो को कट कर दूँ या इस लाइन सेगमेंट को ए पॉइंट से ब्रेक कर दूँ और बी पॉइंट से भी ब्रेक कर दूँ, तो क्या बच जाएगा? अगर मैं ए बी लाइन का दोनों एरो को ब्रेक कर दूँ, तोड़ दूँ वहाँ से, तो बीच का जो पार्ट बचेगा लाइन, उसी पार्ट को, बचे हुए पार्ट को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब क्योंकि हमने एरो को तो ब्रेक कर दिया, तो एरो तो रही नहीं, इसलिए ना तो ए पॉइंट पर अब एरो आएगा ना बी पॉइंट पर एरो आएगा। और अब क्योंकि ना ए पर एरो आ रहा है ना बी पर एरो आ रहा है, इसका मतलब ए भी एंड पॉइंट है और बी भी एंड पॉइंट है। और जब एंड पॉइंट हमारे पास होते हैं दो, तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो भी फिक्स होगी। क्योंकि हम अगर कोई एरो होता तो हम उसको एंड पॉइंट इन्फिनिटी क्या कर सकते थे, इनफाइनाइट तक उसको हम एक्सटेंड कर सकते थे, स्ट्रेच कर सकते थे। लेकिन ए भी क्या है, एंड पॉइंट, और बी भी क्या है, एंड पॉइंट। जब ए और बी, जब दोनों ही पॉइंट एंड पॉइंट हो गए, जब दोनों ही पॉइंट फिक्स पॉइंट हो गए, तो हम लिख सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन, क्योंकि हमने लाइन को ब्रेक किया था लाइन सेगमेंट पाने के लिए। और क्योंकि इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं तो इट हैज़ टू एंड पॉइंट। और जब इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं तो हम कह सकते हैं इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, इसकी लेंथ फिक्स होती है। तो बच्चों आप कोई भी डेफिनेशन करना चाहते हैं तो पहले उसका डायग्राम समझिए। डायग्राम अगर आप समझ गए तो डायग्राम के को ही आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है प्रॉपर्ली। इसमें कोई याद करने की चीज़ नहीं होती, मैंने आपको बहुत ब्रीफली इसको समझा दिया है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको 7th क्लास, 8th क्लास, 9th एंड 10th, और मैं तो ये कहूँगा कि हायर क्लासेस जब तक आप मैथ्स स्टडी कर रहे हैं तब तक आपको इन डेफिनेशंस को अपने माइंड में रखना होगा, स्टोर करके, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको बार बार काम आती रहेंगी। इनफैक्ट 9th और 10th क्लास में तो इन डेफिनेशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आपने पॉइंट्स स्टडी किया, आपने लाइन स्टडी किया, रे स्टडी किया और लाइन सेगमेंट स्टडी किया। 4 डेफिनेशन जो रिलेटेड हैं लाइंस। और ये लाइंस कैसी हैं, ये अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप्स, कुछ एलिमेंट्री शेप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप की लाइंस होती हैं, या हम कह सकते हैं लाइंस में कुछ रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। स्पेलिंग है INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है डायग्राम के थ्रू देखेंगे। हमने 2 लाइन ड्रॉ की हैं और दोनों कैसे एक्स बना रही हैं। और दोनों जब एक्स बना रही हैं तो एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं या मिल रही हैं। लाइन का नाम लिख दीजिए, लाइन AB और लाइन CD, और जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम रख दीजिए O। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं पढ़ने वाले हैं हम। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर 2 लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं वो पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो लाइंस कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली 2 लाइंस AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं और वो पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस का। जब इस तरह से 2 लाइंस एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट या यूनिक पॉइंट पर कट करती हैं तो 4 एंगल भी बनते हैं। वो हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। डायग्राम में आप देख सकते हैं। इन एंगल्स में भी आपस में फर्दर रिलेशन होता है, बट बच्चे हम एंगल्स स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग ओनली द लाइंस। तो लाइंस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन आती है, एक लाइंस में एक रिलेशन होता है, वो होता है पैरेलल लाइंस। जैसे 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं
तो हमें मिलती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और हमें मिलता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैंने 2 लाइन ड्रॉ की हैं। ये दोनों लाइंस क्या एक दूसरे को कट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, या ऐसा लग रहा है कि वो आगे जाकर कहीं एक दूसरे को कट करेंगी? नहीं, ये एक रफ डायग्राम है बच्चों। जब आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं किसी भी पॉइंट पर, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को कट कर रही थी, और जिस पॉइंट पर वो कट कर रही थी उसी पॉइंट को हमने नाम दिया था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया था ओ से। अब लाइन को नाम दे दीजिए। लेट फर्स्ट लाइन इज़ ए बी एंड सेकेंड लाइन इज़ सी डी। और देखो हमने दोनों तरफ एरो भी लगा दिए, इसलिए मैं लाइन बोल रहा हूँ कि दोनों लाइंस, क्योंकि लाइन में ही दोनों साइड एरो होता है। चलिए अब टाइम है डेफिनेशन लिखने का। पहले हम डायग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाए। तो द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट्स, वो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट का मतलब नहीं कट करती, कट नहीं करती, ईच अदर, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। तो जो लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती, उन लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड और नॉन एज पैरेलल लाइंस। गॉट इट? आई होप ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो पैरेलल लाइंस में वो लाइंस जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, वो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। एक और डेफिनेशन बनती है बच्चों पैरेलल लाइंस की। चलिए ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए आर, और एक पॉइंट ले लीजिए एस। दिखाई दे रहा है आपको? आर पॉइंट से अपोजिट साइड सी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, ऐसी लाइन। तो सी डी पर हमने मान लिया वो पॉइंट टी है, तो आर टी सी डी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रही है। सिमिलरली एक और हमने लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर लाइन एस पॉइंट से सी डी के ऊपर, और इस पॉइंट को मान लीजिए यू है। तो आर टी एंड एस यू, ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो ए बी से शुरू हुई हैं और डाली गई हैं सी डी लाइन के ऊपर टी और यू पॉइंट पर। अगर आप देखो, आप स्केल से अगर आर से टी और एस से यू अगर आप ये डिस्टेंस मेज़र करोगे तो ये दोनों डिस्टेंस सेम आएंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं एक्स सेंटीमीटर। हमने एज्यूम कर लिया कि आर से टी और एस से यू ये जो डिस्टेंस है ये एक्स सेंटीमीटर है, राइट। आप क्या करेंगे? आप लाइन ड्रॉ करेंगे घर पर, पैरेलल लाइंस, एक एक्टिविटी करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर उनके ऊपर 2 पॉइंट लेंगे, वहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उनको मेज़र करेंगे। आप देखेंगे कि दोनों का डिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बनती है बच्चों पैरेलल लाइंस की, और वो डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस रिमेन सेम। 2 पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कैसा रहता है? सेम रहता है, रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। कहाँ सेम रहता है? बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एट एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन या लाइंग ऑन द पैरेलल लाइंस। आप मेज़र करेंगे एस से टी का डिस्टेंस अगर एस से यू तक का डिस्टेंस अगर एक्स सेंटीमीटर है तो आर से टी तक का डिस्टेंस भी एक्स सेंटीमीटर ही होगा। परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम एंड यू विल गेट टू नो कि परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पर सेम रहता है। चाहे आप 2 पॉइंट और ले लीजिए और वहाँ से टी सी डी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, फिर उसको मेज़र कीजिएगा, आप पाओगे कि दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा। तो बच्चों ये था टॉपिक पैरेलल लाइंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इन डेफिनेशंस में, तो आप अपने टीचर से या मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइंस कंप्लीटेड, पैरेलल लाइंस कंप्लीटेड। इससे पहले हमने क्या क्या स्टडी किया है? हमने स्टडी किया है
रे को हमने स्टडी किया है लाइन और लाइन सेगमेंट, और एक फर्स्ट डेफिनेशन थी पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, पॉइंट नंबर 7। अब वो डेफिनेशन है परपेंडिकुलर लाइंस। अभी बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए बी लाइन से सी डी लाइन के ऊपर, पॉइंट आर पर और पॉइंट एस पर। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करे, और वो भी 90 डिग्री के एंगल पर। जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ की ए बी, और एक लाइन और हम ड्रॉ कर रहे हैं और इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम है सी डी। वो ए बी को जिस भी पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। डायग्राम से क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ ए बी और सी डी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। बच्चों ये जो ए बी और सी डी के बीच में लिखा है ये परपेंडिकुलर का साइन है। सिमिलरली यू कैन राइट सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सी डी किसके परपेंडिकुलर है? ए बी पर। जो बीच में हमने ये लाइन ड्रॉ करके और टी बनाया है, उल्टा टी बनाया है ना, ए बी और सी डी के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर का साइन। तो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, आई होप ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। इनमें से कुछ डेफिनेशन आपके अभी काम आएंगी और कुछ डेफिनेशंस काम आएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और इन सभी डेफिनेशंस का बेस्ट यूज़ आप करेंगे क्लास 9th में, जब आप क्लास 9th में चैप्टर 6 स्टडी करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो अगर आपका कोई भाई या बहन है जो क्लास 9th में है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। और आप तो ये वीडियो स्टोर करके सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। मैंने आपको 9-10 तक का टॉपिक कवर करा दिया है इस वीडियो में। एक नेक्स्ट डेफिनेशन है, दो लाइंस के बीच में एक और रिलेशन होता है जिसको हम पॉइंट नंबर 8 में रिप्रेजेंट करेंगे। इन लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो पॉइंट नंबर 8, अब हम लाइंस के बीच में एक ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं जिसका नाम है कोइंसिडेंट लाइन। स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, CO को इंसिडेंट, INCIDENT, कोइंसिडेंट लाइंस। पहले एक डायग्राम के थ्रू हम लाइंस को समझेंगे। चलिए लेट अस टेक अ लाइन AB। हमने एक लाइन AB ले लिया, क्योंकि हमने लाइन AB लिया है तो A पर भी एरो आएगा और B पर भी एरो आएगा। गॉट इट? नाउ टेक वन मोर लाइन से CD। एक और लाइन ले लीजिए CD, और CD को कुछ इस तरह से लेना कि वो AB के ऊपर से निकल जाए, मतलब CD AB को ही पूरा पूरा कवर कर ले। तो अब हम देखते हैं कि AB जो लाइन है वो कॉमन है, वो CD में भी आती है और AB तो है ही। तो इसका क्या मतलब हम समझ पाए? हम समझते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती है, जैसे CD ने AB को क्रॉस कर दिया, या हम कह सकते हैं CD जो लाइन है वो AB के ऊपर लाई करती है, या कह सकते हैं AB CD के ऊपर लाई करती है। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, या कहते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को क्या कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो इनको ओवरलैपिंग लाइंस भी कहते हैं। तो AB एंड CD आर कोइंसिडेंट लाइंस हियर, और वी कैन से दे आर, अभी तो बताया आपको जब दो लाइंस एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लें, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो उन्हीं लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। चलिए, तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, मतलब छोटी छोटी जो एलिमेंट्री शेप्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, आपने इस वीडियो में उनके बारे में डिटेल्स में स्टडी किया है। इन सभी डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।